ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोजशाला और नीट पेपर मामले में कहा कि भोजशाला अब एक संवेदनशील मोड़ पर है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। वहीं उन्होंने नीट के मामले को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और एनटीए चेयरमैन को तुरंत हटाना चाहिए। अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि ये मुद्दा अब एक संवेदनशील मोड़ पर है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। भोजशाला एक एएसआई प्रोडक्ट मैन्यूमेंट है, इसीलिए यह तय करना है कि यह पूजा होगी या इबादत कोर्ट के दायरे में आता है। ऐसे कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जैसे वाराणसी का ज्ञानवापी, संभल की मस्जिद और मथुरा वृंदावन विवाद। हिंदू मुसलमान के नाम पर तनाव बढ़ाना उचित नहीं है, इससे समाज में और दूरी पैदा हो सकती है। मीडिया को जानकारी देते हुए दिग्विजय सिंह नीट परीक्षा को लेकर भी कहा कि इसमें धांधली रोकने के लिए समिति में विस्तृत रिपोर्ट दी थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। बार बार होने वाले घोटाले युवाओं के साथ एक धोखा है। शिक्षा मंत्री ने तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को हटाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट और ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अब वो खुद कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं है। पेट्रोल महंगा, डीजल सहित हर चीज महंगी हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। माइक है क्या? माइक की जरूरत है क्या? दूर से बोल दे। आईडी में आप आगे आते और तो कोई नहीं आ रहा तो हमारे ग्वालियर के सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था और अब 12 साल के बाद वे स्वयं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वे पूरे तरीके से असफल रहे हैं और उन्होंने विदेश में जाकर इसको कबूल भी किया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो गरीब और गरीब होता चला जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं शुरुआत करना चाहता हूं किस प्रकार नीट एग्जामिनेशन में लगातार चौथी या पांचवी बार पेपर लीक हुआ और लगभग 22 लाख छात्र छात्राओं को एक बार फिर से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या कारण है? कारण यही है, यदि आप देखेंगे कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार इस बात की शिकायतें आ रही हैं
और खुलेआम व्यवसाय हो रहा है, व्यापार हो रहा है। यही नहीं है। 2017 में लीक हुआ पेपर, 21 में हुआ, 24 में हुआ, फिर 26 में भी हुआ, और 25 में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जो इस बार जो आरोपी है, पिछले साल उस आरोपी के लगभग 5 परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाए। पूरे तरीके से पेपर लीक करके पैसे लाखों रुपए, करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी, जो कि उच्च शिक्षा के मंत्रालय को देखती, उसका मैं अध्यक्ष हूं, और हमने 2 प्रतिवेदनों में कैसे नीट एग्जामिनेशन में पारदर्शिता आ सकती है उसके बारे में सुझाव दिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो संस्था नीट के एग्जाम कराती है, उसने स्वीकार तक नहीं किया। और जब पत्रकारों ने धर्मेंद्र प्रधान मंत्री जी से प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टैंडिंग कमेटी संसद की जो है उसका कोई औचित्य नहीं है, और उसमें विपक्ष के लोग भी रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र की बुनियाद है, और ये आपका कहना कि आप उसके सिफारिशें इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें विपक्ष के लोग भी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरी अध्यक्षता में जितने भी हमने रिपोर्टें दी हैं, लगभग 19-20 रिपोर्टें दी हैं, जिसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का है, लेकिन एक रिपोर्ट में भी डिसेंटिंग नोट नहीं है। सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव, सारे सुझाव हमने दिए हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का जो बयान है, जो विचार है, जहां उन्होंने अपमान किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, हम उनकी निंदा करते हैं और उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। और इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, यदि संसद को आप मान्यता देते हैं, संसद की समिति को मान्यता देते हैं, तो आपको उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। साथियों, मैं आपसे उन 7 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने विचार रखे हैं। हमसे उम्मीद की जा रही है कि आप अपनी शादी में, फंक्शन में, आयोजनों में सोना खरीदना बंद कर दें। अब आप समझिए कि भारत में जो परंपराएं हैं, जो चढ़ावा देना पड़ता है, चढ़ावा आता है, यदि सोना आप मंगलसूत्र का चाहे 2 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, गरीब से गरीब आदमी भी उसके लिए खरीद करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सोना मत खरीदो। एक तरफ तो हम लोगों को मना किया जा रहा है
कि आप सोना मत खरीदिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जो सोने के आयात पर 6% ड्यूटी थी उसको 15% कर दिया और उसके बाद बड़ी मात्रा में सरकार सोना खरीद रही। हमसे कहा जा रहा है कि आप सोना मत खरीदिए, फिर सरकार क्यों खरीद रही है? मैं ये इसी बात को लेकर आज पूरे देश के सुनार परेशान है। उनका तो धंधे चौपट हो गया और केवल सुनार ही नहीं, सुनार के कारीगर भी, वे आज इस महंगाई में कैसे जीवित रहेंगे? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। फिर कहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत करिए। पेट्रोल डीजल में आप देखेंगे कि जब 2014 से लेकर आज तक इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इन 12 सालों में लगभग 43 लाख करोड़ का टैक्स वसूल किया है। कितना? 43 लाख करोड़। लेकिन जब तेल सस्ता भी हो जाता है, आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल बाहर से आता है, रिफाइनरी यहाँ होती है और उसके बाद पेट्रोल डीजल बनकर पेट्रोल पंप पे दिया जाता है। जब क्रूड ऑयल के भाव गिर जाते हैं उसके बाद भी राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिलती। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल एक्साइज के 10 रुपया माफ कर दिए, लेकिन ये 10 रुपया उपभोक्ताओं को लाभ नहीं हुआ। किसको लाभ हुआ? रिफाइनरी कंपनी से। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तरफ वो कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनके कहने से चलें, लेकिन खुद उसका उल्लंघन करते हैं। हम लोगों से कहा कि विदेश यात्राएं बंद करो, लेकिन दूसरे दिन ही में विदेश यात्राओं पर रवाना हो गए। एक दिन का नाटक नौटंकी की, 2-3 गाड़ियां साथ में रखी, लेकिन फिर वहां के बाद कोई बड़ा कॉन्वॉय हो गया। और यही नहीं है, वे अकेले इसमें नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो वीआईपीज हैं वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में 200, 400, 600 गाड़ियों के लवाजमे के साथ चल रहे हैं। पिछले 12 साल में अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में किसान और मजदूर और गरीब परेशान है, छोटे उद्योगपति परेशान है। हजारों छोटे मध्यम उद्योग नोटबंदी के बाद से लेकर आज तक, जब ये पेट्रोलियम का संकट अभी आया, हजारों छोटे और मध्यम कारखाने बंद हो गए और उसमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो। पूरे देश में केवल लोगों की भावनाओं को नफरत में परिवर्तित कर पूरे देश में नफरत का माहौल धर्म के आधार पर बनाया इन्होंने, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ता है।